बैठ गए रे, अब शांत हो जाओ। चलो, हो गया तेरा? हो गया, फिर ठीक। लास्ट टाइम पे पाचन तंत्र की बात कर रहे थे हम। कहाँ पे कर रहे थे? बॉडी कैविटीज की। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। पाचन तंत्र की शुरुआत करी थी अपन ने। पाचन तंत्र के अंदर पहले प्रमुख अंग लिखे थे, जिसमें सबसे पहले लिखा था माउथ, उसके बाद में लिखा अपन ने फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद में ईसोफेगस, फिर स्टोमक और फिर इंटेस्टाइन। सहायक अंगों की बात कर रहे थे। उससे पहले बॉडी कैविटीज पढ़ने लगे बीच के अंदर, उससे पहले आमाशय के आकार पढ़े फिर बीच के अंदर। लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा बॉडी कैविटीज का चल रहा था। हमने कहा था शरीर में 4 प्रकार की गुहाएं पाई जाती है। सबसे पहले क्रेनियल कैविटी, फिर थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल और फिर पेल्विक। सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी? क्रेनियल अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो पेल्विक कैविटी। यहां तक लिख लिया था अपन ने, डिटेल थोड़ी लिखी थी। नहीं, देखो उधर हेडिंग डाली हुई है, शरीर की गुहाएं। बॉडी कैविटीज के अंदर सबसे पहला नाम आता है क्रेनियल कैविटी का, कपालीय गुहा, क्रेनियल कैविटी। कपालीय गुहा की अगर बात करते हैं तो चारों ओर क्रेनियम क्या पाया जाता है? क्रेनियम बनता किससे है? क्रेनियल बोन से। किससे बनता है? क्रेनियल बोन से। अंग की अगर बात करते हैं तो कौन सा अंग पाया जाएगा? ब्रेन या मस्तिष्क? क्या मिलेगा? ब्रेन या मस्तिष्क। क्रेनियल कैविटीज की अगर बात करते हैं तो क्रेनियल कैविटी के चारों ओर क्रेनियल बोन्स पाई जाती है और उन क्रेनियल बोन्स को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और कौन सा अंग मिलेगा? ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं, सेकंड नंबर पे जो कैविटी आती है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी की अगर बात करते हैं तो थोरेसिक कैविटी में ऊपर नीचे, ऊपर का मतलब छत, नीचे का मतलब फर्श, इसके अलावा दीवार। थोरेसिक कैविटी की अगर बात करते हैं तो ये वाली थोरेसिक कैविटी हमारी रिब्स के बीच बीच के अंदर ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो क्या पाई जाएगी? थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या पाई जाएगी? और नीचे की तरफ और साइड के अंदर लिख दो यहां पर। ऊपर या छत का निर्माण होता है थोरेसिक वर्टिब्रा से। किससे होता है? फर्श का निर्माण होता है स्टर्नम से। और दीवार किसकी बनी होती है? रिब्स, पसलियां। आगे और पीछे की भी अगर बात करें, आगे की ओर पाई जाएंगी फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। अरे साइलेंट नहीं होते क्या ये? किसका फोन बज रहा है? किसका फोन बज रहा है? समझ में नहीं आता एक बार में तुम्हारे? ये पता नहीं कि साइलेंट कैसे करते हैं। दोबारा जिसका फोन क्लास के अंदर बजा वो क्लास में नहीं बैठेगा। आगे की ओर बात करते हैं तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स आएंगे और पीछे की ओर अगर बात करते हैं तो लास्ट पेयर ऑफ रिब्स आएंगे। अब लास्ट पेयर कोई सा भी हो सकता है। गाय के अंदर बात करें तो 13 पेयर ऑफ रिब्स, वो लास्ट के अंदर ही आ रहा है। लेकिन पीछे की ओर यहां पर पाई जाती है कि स्पेशल संरचना जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या पाई जाती है? डायफ्राम। क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है वक्ष गुहा व उदर गुहा के बीच में कौन सा अंग पाया जाता है? डायफ्राम। तो बेसिकली अगर बात करें क्लियर कट डिमार्केशन की तो लास्ट पेयर ऑफ रिब्स है हमारे पास में, लेकिन बीच के अंदर एक पूरा का पूरा पर्दा लगा हुआ है जो बेसिकली हमारी वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। कौन सा है वो पर्दा?
डायफ्राम का। सिंगल मांसपेशी है, एकल को मसल है ये वाली, है ना। जब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र उस टाइम पे और बात कर लेंगे अपन। एकल मांसपेशी। अंगों की अगर बात करते हैं इसके अंदर, वक्ष गुहा के अंदर, तो दो मेन अंग है हमारे। पहला तो है लंग्स और दूसरा है हार्ट। फेफड़े और हृदय पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ट्रेकिया वाला पोर्शन भी आएगा, इसके अलावा इसोफेगस वाला पोर्शन भी आएगा इसके अंदर। अपन सिर्फ मेजर ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए लंग्स और हार्ट। दिक्कत यहां तक नहीं। तीसरे नंबर पे कैविटी की अगर बात करते हैं तो आती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर यानी कि छत किसकी बनी होती है? लंबर वर्टिब्रा से। किससे? लंबर वर्टिब्रा से। जबकि अगर बात करते हैं फर्श की या नीचे, और इसके अलावा बात करें दीवारों की, दोनों ही जगह आपको मिलेगी एब्डोमिनल मसल्स। क्या मिलेगी? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करते हैं तो पीछे की तरफ लंबर वर्टिब्रा, साइड के अंदर कोई बोन है नहीं, आगे के अंदर भी कोई भी बोन है नहीं। तो साइड के अंदर और आगे की ओर दोनों ही जगह अपने को क्या मिलेगी? एब्डोमिनल मसल्स मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। अगर इसमें आगे की ओर अगर बात करें तो आगे की ओर कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी। तो क्या मिलेगी हमारे को? या तो लास्ट पेयर ऑफ रिब्स, और या फिर मिलेगा हमारे को डायफ्राम। क्या मिलेगा? डायफ्राम। और अगर बात करते हैं पीछे की ओर, कहां पर? पीछे की ओर, तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायफ्राम पाया जा रहा है, जो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर देता है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं पाया जाता। हिप बोन पढ़ी अपन ने, कितनी बोन पाई जाती है? सबसे पहले, फिर सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक है। तो जहां तक इलियम बोन है, इलियम बोन से आगे की तरफ यानी उदर गुहा की तरफ तो अपन मानते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और इलियम के पीछे की तरफ मानते हैं अपन पेल्विक कैविटी। तो अगर बात करें यहां पर लिखें पीछे, तो पीछे अपने को कौन सी मिलेगी? इलियम अस्थि। कौन सी मिलेगी? अब ये एब्डोमिनल कैविटी के पीछे है, इसका मतलब पेल्विक कैविटी के आगे होगी। क्या होगी? आगे। क्लियर? ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं अपन यहां पर, आमाशय मिलेगा आपको, तो आमाशय के अंदर रूमन रेटिकुलम वाले सारी संरचनाएं आ जाती है। इसके अलावा आंत मिलेगी, यकृत मिलेगा, अग्नाशय मिलेगा, प्लीहा, किडनी या वृक्क, इसके अलावा प्रेग्नेंट यूट्रस, और इसके अलावा भरा हुआ ब्लेडर। ब्लेडर का मतलब मूत्राशय, यूट्रस का मतलब गर्भाशय। ये सारे के सारे आपको किसके अंदर मिलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अगर बात करते हैं सिर्फ यूट्रस की, नॉन ग्रेविटी यूट्रस की अगर बात करते हैं, जब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बच्चा नहीं है, उस कंडीशन के अंदर ये पेल्विक कैविटी की फ्लोर यानी फर्श के ऊपर नीचे की तरफ पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उदर गुहा के अंदर शिफ्ट होता जाता है। सेम कंडीशन हमारे ब्लेडर के साथ में होती है। नॉर्मली ये पीबस बोन के ऊपर रहता है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर बढ़ता जाएगा इसके अंदर किधर की तरफ जाता जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? एब्डोमिनल कैविटी के लिए। एब्डोमिनल कैविटी के बाद के अंदर जो चौथे नंबर पे कैविटी आती है वो कौन सी आती है? पेल्विक कैविटी। पेल्विक गुहा की अगर बात करते हैं तो पेल्विक गुहा में आगे की तरफ आपको क्या मिलेगी? आगे क्या मिलेगा? इलियम। क्या मिलेगा? इलियम। और पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? पिनबोन। आगे और पीछे, है ना। प्यूबिस क्या है? नीचे। यहां पर अगर बात करते हैं ऊपर या छत की, तो वो कौन बनाएगी? सैक्रम। कौन बनाएगी?
जबकि नीचे की बात करते हैं या फिर फर्श की अगर बात करते हैं तो वो कौन बनाएगी? प्यूबिस। कौन सी बनाएगी? प्यूबिस। और अगर बात करते हैं अपन दीवारों की, तो दीवार कौन बनाएगी? इलियम बनाएगी। और साथ ही साथ कुछ मात्रा के अंदर इस्चियम भी बनाएगी, सारे की सारी। तो अगर बात करते हैं पेल्विक कैविटी की, तो पेल्विक कैविटी में ऊपर की तरफ तो सैक्रम है, नीचे की तरफ प्यूबिस है हमारी। साइड के अंदर अगर बात करें तो इलियम हमारे पास में। आगे की तरफ देखें तो इलियम से ही माना है अपन ने, तो इलियम से लेकर पिन बोन तक जो रहेगी उसको अपन बोलेंगे पेल्विक कैविटी। तो आगे की तरफ तो इलियम आ गई, पीछे की तरफ पिन बोन आ गई है। क्लियर? ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं, अंगों की अगर बात करते हैं, वेजाइना हो गई, सर्विक्स हो गई, खाली ब्लेडर हो गया, इवन कुछ मात्रा में यूट्रस भी अपन मान सकते हैं किसके अंदर? पेल्विक कैविटी के अंदर। जिसके अंदर? पेल्विक कैविटी के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाए आपसे, आप जवाब देने के वाले कंडीशन में रहोगे। चूंकि ऊपर नीचे हमारे से कोई नहीं पूछता, हमारे से पूछा था छत, दीवार या फर्श, ये तीन टर्म काम में लेते हैं। छत का मतलब ऊपर ही होगी, फर्श का मतलब नीचे होगी, और दीवार मतलब साइड के अंदर ही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल कैविटी की। तो क्रेनियल कैविटी में तो चारों ओर क्रेनियल बोन्स ही हैं, तो वहां पर अपने को छत, दीवार, फर्श वगैरह कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उन क्रेनियल बोन्स को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। तो पाया क्या जाएगा? मस्तिष्क पाया जाएगा। बात करते हैं थोरेसिक कैविटी की, तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स से शुरू होगी, लास्ट पेयर ऑफ रिब्स, बीच के अंदर क्या पाया जाएगा? डायफ्राम भी मिलेगा हमारे को। ऊपर की ओर थोरेसिक वर्टिब्रा, नीचे की ओर स्टर्नम, साइड्स के अंदर रिब्स मिलेगी। ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो दोनों लंग्स और हार्ट किसके अंदर मिलेगा? थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करते हैं तो ऊपर की ओर लंबर वर्टिब्रा है, लेकिन साइड के अंदर और नीचे की तरफ किसी प्रकार की कोई भी बोन नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगी अब्डोमिनल मसल्स। अंदर की तरफ ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो मेजर ऑर्गन्स जो होंगे हमारे, वो सारे के सारे किसके अंदर मिलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही मिलेंगे। चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लीवर हो, स्प्लीन हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, ये सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा भरा हुआ ब्लैडर और प्रेग्नेंट यूट्रस भी आपको कहां पर मिलेगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही मिलेगा। एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में क्लियर कट वैसे डिमार्केशन नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है इलियम से आगे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है, इलियम से पीछे की तरफ पेल्विक कैविटी है। तो आगे अगर बात करें तो इलियम है, और पीछे की तरफ अगर बात करें तो पिनबोन। स्टियल ट्यूबरोसिटी को पिनबोन कहा था अपन ने, वो है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो सैक्रम है, और नीचे की तरफ बात करें तो प्यूबिस है। ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो ये ऑर्गन्स है, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गई हमारी। इसके अलावा खाली ब्लैडर, खाली यूट्रस भी हमारी पेल्विक फ्लोर के ऊपर ही रहते हैं। क्लियर? बुक्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपका लेवल है उससे वही पूछा जाएगा जो अपन पहले लिख चुके हैं। सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे छोटी गुहा की अगर बात करें तो सबसे छोटी गुहा। और अगर क्रेनियल कैविटी ऑप्शन में नहीं दे रखी है तो कौन सी कैविटी? दिक्कत यहां तक किसी है क्या? उतारोगे या लाइन टू लाइन लिखो? उतारना शुरू करो। सर क्या सभी पशुओं में ओवुलेशन स्ट्रेस अवस्था में होता है क्या? नहीं होता। कैटल बफेलो के अंदर ओवुलेशन लेट स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस खत्म होने के बाद में होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि ताऊ में आने के 12 से 18 घंटे बाद में, है ना, यही करवानी चाहिए। रीजन उसका यही है।
लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो।
क्लियर सबने? बुक्स में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व कर लेना उससे, लेकिन आपका जो लेवल है उसके अंदर यही आएगा, सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी, इतना याद रखोगे बस आप। फिजियोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मुंह से जो भोजन निगलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बोलस। सही है क्या? फिर काइम क्या होता है? आमाशय हाथ में। और काइल क्या होता है? वापस से मुंह में आएगा। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना बाद में खा लेंगे, क्या मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, उधर ही है शोषण मतलब। देखो, तीन प्रकार के शोषण होते हैं, है ना? एक तो होता है थोरेसिक, एक आता है थोरेको एब्डोमिनल, और एक होता है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ डायफ्राम की वजह से होता है। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं श्वसन होता कैसे, श्वसन की आवश्यकता क्यों है, मतलब आवश्यकता तो पता ही आपको, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन श्वसन होता कैसे है? ये मान लो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, बंद है चारों तरफ से, इसके अंदर कहीं पे भी अगर छेद हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको रेस्पिरेशन के अंदर। इसी के अंदर से एक नलिका आ रही है जो दो भागों में डिवाइड हो रही है, दोनों के अंदर पाए जा रहे हैं लंग्स, और नीचे की तरफ यहां पर क्या लगा हुआ है? डायफ्राम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थोरेको रेस्पिरेशन की। थोरेको रेस्पिरेशन के अंदर थोरेसिक मसल्स जो होती हैं, रिब्स के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो पाई जाती हैं, उसके कारण श्वसन होता है। ये रिब्स इधर की तरफ मूव करेंगी, दूर की तरफ, दूर की तरफ मूव करने के कारण इस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, नॉर्मली अगर कमरे की दीवारों को दूर दूर कर दिया जाए, है ना, तो इस कमरे का कमरा बड़ा हो जाएगा। कमरा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। बाहर की तरफ हवा का दाब तो ज्यादा है, अंदर की तरफ दाब क्या हो गया? कम। हवा कहाँ आ जाएगी? लंग्स के अंदर आ जाएगी। इसको बोलेंगे इंस्पिरेशन या अंतः शोषण। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन या अंतः शोषण। जैसे ये मसल्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आई, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया? कम हो गया। कम होने के कारण यहाँ पर दाब बढ़ गया। दाब बढ़ गया तो हवा वापस से कहां पर चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। क्लियर? इसको बोलते हैं थोरेसिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? थोरेसिक। सेम कंडीशन, ये मसल्स भी इधर की तरफ जाए, मक्खी दिख रही है कहीं पे? ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर है, ये भी बाहर की तरफ जाए और साथ ही साथ डायफ्राम भी नीचे की तरफ आए, इसको बोलते हैं थोरेको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? थोरेको एब्डोमिनल। यानी थोरेसिक कैविटी भी थोड़ी सी मूव करे और डायफ्राम भी थोड़ा नीचे की तरफ जाए। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हवा अंदर की तरफ आ गई। जैसे ही वापस से नॉर्मल पोजीशन में गई, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, हवा बाहर चली गई। तीसरी कंडीशन ये है कि ये तो यहीं पर है, सिर्फ डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। जहां पर सिर्फ डायफ्राम की आवश्यकता होती है उसको बोलेंगे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया कैसे होता है रेस्पिरेशन? अब क्वेश्चन पूछो। सिर्फ डायफ्राम की वजह से होता है। कौन से जानू? गाय भैंस के अंदर है? मनुष्य में दोनों टाइप का होता है, थोड़े को एब्डोमिनल होता है उसमें। ठीक है ना? यहां तक दिक्कत किसी को? हेडिंग डालो सहायक अंग, और सबसे पहले लिखोगे लार ग्रंथियां।
लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो उधर, लार ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की में सबसे पहला नाम आता है पैरोटिड। एसजी लिख रहा हूं, एसजी का मतलब सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरे नंबर पे आती है, उसको बोलते हैं मैंडिबुलर। मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कौन सी? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं कुत्ते जी की, किसकी? कुत्ते जी की। डॉग में अतिरिक्त लार ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि। फोर्थ, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। आपसे पूछा जाएगा जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है, या फिर 4 ग्रंथियों के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि है जो सिर्फ कुत्ते में पाई जाती है, तो नाम दोगे जाइगोमेटिक। वापिस आओ इधर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड की। पैरोटिड की अगर बात करते हैं तो हॉर्स और पिग में सबसे बड़ी होती है। किसके अंदर? सबसे बड़ी। अगर बात करते हैं मैंडिबुलर की तो कैटल और डॉग सबसे बड़ी कौन सी होती है? लार ग्रंथियों से नलिकाएं निकलती हैं, इससे निकलती है स्टेनसन्स डक्ट। और ये स्टेनसन्स डक्ट कहां पर जाकर खुलती है? पेपिला सैलाइवलिस पर जाकर खुलती है। मैंडिबुलर की अगर बात करते हैं तो मैंडिबुलर से निकलती है वार्टन डक्ट। कौन सी डक्ट? वार्टन डक्ट। और ये वार्टन डक्ट कहां पर जाकर खुलती है? सबलिंगुअल कोरंकल पर। जाकर खुलती है। बेसिकली अगर बात करते हैं यहां पर, तो ये वाली जो लाइन है वार्टन डक्ट वाली और सबलिंगुअल वाली, ये दोनों के लिए कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? दोनों के लिए, मैंडिबुलर के लिए भी और सबलिंगुअल। मैंडिबुलर और सबलिंगुअल लार ग्रंथियों से एक कॉमन नलिका निकलती है जिसको बोलते हैं वार्टन डक्ट, और ये वार्टन डक्ट कहां पर जाकर खुलती है? सबलिंगुअल कोरंकल पर। जबकि जो स्टेनसस डक्ट निकलती है पैरोटिड ग्रंथि से, वो कहां पर जाकर खुलती है? पेपिला सलाइवलिस। पेपिला सलाइवलिस और सबलिंगुअल कोरंकल ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? जब अपन ने माउथ पढ़ा था, सबसे पहले लिखा था पेपिला सलाइवलिस, हमने लिखा था सेकंड मोलर दांत के बाहर की ओर पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका निकलती है जिसको बोलते हैं पेपिला सलाइवलिस। फिर लिखा था कि थर्ड मोलर दांत के अंदर की तरफ और फ्रेनम लिंगवी के दोनों तरफ 2 बड़ी पेपिला पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल कोरंकल। यहां पर आकर कौन सी खुलेगी? ये वाली। ठीक है। कई बुक्स में दे रखा है, एक नाम दे रखा है रेसिनस डक्ट। कौन सी डक्ट? रेसिनस डक्ट। वो निकलती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि से, है ना। बेसिकली रेसिनस डक्ट की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, मनुष्यों में पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती। पशुओं के अंदर दोनों ही है। अब चूंकि ऑप्शन के अंदर आपको रेसिनस कभी मिलेगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि जानवरों के अंदर तो पाई नहीं जाती। तो बुक वालों ने तो लिख दी होशियारी करने के अंदर, आपने पढ़ भी लिया और मेरे को बोल भी दिया आपने। मैंने उल्टा पहले ही बोल दिया आपको कि हाँ दे रखा है तो मान लेना कि भाई हाँ रिसिनस इसमें पाई जा रही है, लेकिन रिसिनस पाई किस में जाती है? ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई कैटल और डॉग के अंदर सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? और हॉर्स और पिग के अंदर स्टेंसर्स डक्ट कौन सी नलिका से निकलती है? पैरोडिड से। वार्टन डक्ट किससे निकलती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? कुत्ते के अंदर पाई जाती है। दिक्कत यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? कुत्ते के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? कुत्ता बिल्ली अगर कम, जैसे अगर बात करें, मान लो कोई सा जानवर ही नहीं दे रखा नॉर्मली, जैसे सर ने कहा नॉर्मली बात कर लेते हैं, तो नॉर्मली के अंदर अगर कंपैरिजन करोगे मैंडिबुलर और पैरोटिड की, तो पैरोटिड ज्यादा बड़ी मिलेगी आपको। ठीक है ना? लिखिए। ढक्कन भी बंद नहीं किया इसका? है मैंने रखी है क्या? किसने किया ये? कोई तो था बोले। बिना बोले लिखना है। महेंद्र किधर गया? जी तो भैया यार को कपड़ा वपड़ा लेके आओ ना, पानी गिर गया। पानी गिर गया, कपड़ा लेके है तो। क्या चल रहा तुम्हारा?
कौन सी जगह पोस्टिंग थी? पेपिला सलाइवेलिस, सेलाइवेलिस। पोस्टिंग से क्या करना है तो? हाँ, किसके? जाइगोमेट्रिक की ओपनिंग मुंह में होती हुई कहीं पे, इतना ध्यान मैंने नहीं दिया। तुमको क्या लगता है पूरी एनाटॉमी आती है क्या मेरे को? मैंने भी उतनी पढ़ रखी है जितना तक तुम सोच सकते हो। जहां तक तुम सोच सकते हो ना, उससे 10-15 कदम आगे तक पढ़ रखी है मैंने। पूरी नहीं पढ़ रखी है मैंने भी। अब ये तो एक सब्जेक्ट है, इसी में यूजी में पढ़ना पड़ता है, फिर एक सब्जेक्ट में पीजी हो जाती है, फिर इसी में से एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी हो जाती है। कितना ही पढ़ो, लेकिन अपने को तो पढ़ना सिर्फ यही तक है। लिख लिया सबने? बुक्स में दे रखा है कि पर डे लार का प्रोडक्शन कितना होता है, पर डे प्रतिदिन लार का उत्पादन कितना होता है। लिखो, हेडिंग डालो, पशुओं में कुल लार का उत्पादन प्रतिदिन। पशुओं में प्रतिदिन कुल लार का उत्पादन। पशुओं में प्रतिदिन कुल लार का उत्पादन। पशुओं में प्रतिदिन कुल लार का उत्पादन। लिख लिया? बातें नहीं रहे? कैटल की अगर बात करते हैं तो 110 से 180 लीटर। अगर बात करते हैं हॉर्स की, 40 लीटर। अगर बात करते हैं डॉग की, 0.5 से 1.5 लीटर। अगर बात करते हैं पिग की, 15 लीटर। अगर बात करते हैं फाउल की, 15 ml। इतने लार का उत्पादन होता है पर डे। ध्यान ये रखोगे, 110 से 180 लीटर लार का उत्पादन है और 100 से 230 लीटर रूमन की क्षमता है। ठीक है ना? सर ये सबलिंगुअल किसी में भी नहीं पाई जाती क्या? लिख दिया ना सबलिंगुअल पाई जा रही है, इसीलिए तो लिखा है। अरे 3 लार ग्रंथियों के अंदर नाम लिखा है ना, वो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी लिखी है अपन ने। भाई गाय भैंस के अंदर सबसे बड़ी ये है और उसके अंदर ये है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबलिंगुअल अनुपस्थित है। पाई तो जा रही है लेकिन बड़ी नहीं है, बस वो वाली। ठीक है ना? कैटल वाला याद रखोगे आप, 110 से 180 लीटर बस, है ना? एवरेज कितना मानोगे? 150 लीटर के आसपास एवरेज मान लेना इसको। 150 लीटर एवरेज मानना चाहो तो, इतनी लार।
लिख लिया। लार ग्रंथियां यहां पर होती है। दूसरा सहायक अंग लिखो, लीवर, यकृत। क्या वो फिजियोलॉजी वाले बता देंगे, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ो यार, ऐसे क्या करते हो। आएगी आएगी, क्लास लगी। लीवर, लिख लिया। देखो इधर, लीवर की अगर बात करते हैं तो लीवर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली को हम बोलते हैं हिपेटोसाइट और दूसरे को बोलते हैं कुफर कोशिकाएं। सबसे पहले कौन सी है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बीच बीच में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फेगोसाइटोसिस या भक्षण का कार्य करती है। स्पेशल नाम है कुफर कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाएगा कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? किसके अंदर? यकृत के अंदर। तो ये लीवर के अंदर अगर बात करते हैं तो 99% तो हिपेटोसाइट है ना, और बाकी 1% बीच बीच के अंदर कौन सी मिल रही है? कुफर कोशिकाएं। और ये कुफर कोशिकाएं किसका कार्य करेगी? फेगोसाइटोसिस या भक्षण का कार्य करेगी। पहली बात। यकृत की अगर स्थिति की बात की जाए, वो आती है 7th to 8th रिब, 7वीं से 8वीं पसली के बीच में। और वजन की अगर बात करते हैं तो वजन आता है 3 से लेकर 5 किलो तक। कितना? 3 से लेकर 5 किलो। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? या फिर सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि? बहिस्त्रावी लिख रहा था मैं तो, बहिस्त्रावी ग्रंथि। वो भी कौन सी होती है? यकृत। पित्त का नाम सुना? पित्त, बाइल, बाइल नाम सुनो। पित्त को बनाने का कार्य करता है यकृत, जबकि संग्रहण और सांद्रण का कार्य होता है गाल ब्लैडर का। ठीक है, देखो इधर, ये मान लो इंटेस्टाइन है और ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन है। इस ड्यूडेनम वाले पोर्शन के अंदर एक नलिका आकर खुलती है जो दो नलिकाओं से मिलकर बनती है। किससे? दो नलिकाएं। एक तरफ तो पाया जा रहा है यकृत और एक तरफ पाया जा रहा है गाल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं। जो बोलना चाह रहा हूं सुनो। यकृत से जो नलिका निकलती है उसको हम बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? और जो गाल ब्लैडर से निकलती है, पित्ताशय से निकलती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? और जो दोनों मिलकर बनाती हैं उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? और ये बाइल डक्ट कहां पर आकर खुलती है? डूडोनियम के अंदर आकर खुलती है। किसके अंदर? तो यकृत से तो कौन सी नलिका? हिपेटिक डक्ट। गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? और ये बाइल डक्ट कहां पर आकर खुलेगी? डूडेनम के अंदर आकर खुलेगी। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? पहले ये वाला लिखो, फिर बाद में दिक्कत लिखेंगे। सर्वाधिक वजन सहन करने वाली हड्डी कौन सी है सर? बताओ रे। मतलब क्या समझ में नहीं आया था इसके अंदर, मैं ये पूछना चाह रहा था। लाइव वाले पूछ रहे थे इसलिए। सर जाइगोमेटिक का दूसरा नाम मेलार ग्लैंड भी है क्या? बोल सकते हैं।
बिना बोले लिखोगे रे? बोलो सर, और कुछ बोलना चाह रहा था अभी। अच्छा, मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं आपने मुझसे, है ना, कि सर यकृत जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाता है, एब्डोमिनल कैविटी लास्ट पेयर ऑफ रिब्स से शुरू होता है, तो फिर ये यकृत 7 से 8वीं पसली के बीच के अंदर कैसे पा गया? क्वेश्चन सही है कि नहीं है? लिख लिया सबने? लिखो, पहले इसका जवाब देते हैं। लिख लिया? इसको करते हैं थोड़ी देर साइड के अंदर। ये गाय है हमारी, थोरेसिक वर्टिब्रा, ऐसा ही होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा से पसलियां निकल रही है, नीचे की तरफ किससे जाकर जुड़ रही है? स्टर्नम से, ठीक है। पसलियां कितनी थी? 13 जोड़ी। स्टर्निब्रा कितनी थी? 7। अरे कौन बोल रहा है 8? 7 ही थी। लास्ट वाली एक्सटर्नल रिप्स किससे जाकर जुड़ रही थी? जीफोर्ड कार्टिलेज से, सही है। तो यहां से जो पसलियां निकलती है, लास्ट वाली जो पसलियां होती हैं, वो उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है और वो स्टर्नम से जाकर जुड़ती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब यहां तक। तो स्टर्नम तो रह गया छोटा, पसलियां आ रही है यहां तक, तो डिमार्केशन ऐसे नहीं होता इसका, इसकी पोजीशन होती है ये वाली। लीवर पाया गया यहां पर 7वें 8वें नंबर की पसलियां आ गई, इस वजह से, ठीक है ना। तो पाया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही जा रहा है। डायफ्राम की जो पोजीशन है वो ऐसे नहीं है, वो पोजीशन है ऐसे ओब्लिक पोजीशन के अंदर है, इस वजह से मिला हमारे को, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसका। ये नहीं कि 7वीं 8वीं पसली के बीच में पाया जा रहा है तो थोरेसिक कैविटी के अंदर घुस गया, नहीं, रहेगा किसके अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, लीवर के अंदर लिखो, यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है। लिखो, यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है। यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है। यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है। कौन से डक्ट? हिपेटिक डक्ट। तथा पित्ताशय से, तथा पित्ताशय से, तथा पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट निकलती है। तथा पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट निकलती है। तथा पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट निकलती है। कौन सी डक्ट? सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट लिखो, ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती है। ये दोनों मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं। ये दोनों मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं। ये दोनों मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं, जो छोटी आंत के डुओडेनियम में जाकर खुलती है। ये दोनों मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती है, जो छोटी आंत के डुओडेनियम में जाकर खुलती है। जो छोटी आंत के डुओडेनियम में जाकर खुलती है। जो छोटी आंत के डुओडेनियम में जाकर खुलती है। कहां पर जाकर खुलेगी? छोटी आंत के डुओडेनियम में। तो यही लिखा है हमने, यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलेगी, पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट निकलेगी और कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करेगी, जो कहां पर जाकर खुलेगी? डुओडेनियम में जाकर खुलेगी। किसको समझ में नहीं आई ये बात? आ गई? ध्यान रखना, बाइल डक्ट पित्ताशय से नहीं निकलती है ना, बाइल डक्ट पित्ताशय से नहीं निकलती है। पित्ताशय से कौन सी निकलती है? सिस्टिक डक्ट, जबकि यकृत से हिपेटिक डक्ट। नेक्स्ट देखो, एक नाम आता है पोर्टल ट्रायड। हमारे से पूछा जाता है पोर्टल ट्रायड का निर्माण किससे होता है? ट्राई का मतलब तीन। तीन क्या क्या है वो सुनो। एक तो है हिपेटिक आर्टरी, दूसरी है पोर्टल वेन, और तीसरी है इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। यकृत की अगर बात करते हैं तो यकृत के अंदर हिपेटिक आर्टरी जो शुद्ध रक्त को लेकर आएगी, शुद्ध से मतलब ऑक्सीकृत रक्त को लेकर आएगी। पोर्टल वेन बेसिकली वो वेन है जो इंटेस्टाइन से इकट्ठा किया हुआ जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको यकृत तक लेकर आएगी। और इंटरलोबुलर बाइल डक्ट की अगर बात करते हैं तो यकृत पित्त का संश्लेषण करता है, उसको पित्ताशय तक लेकर जाने के लिए क्या पाई जाएगी? इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। और इन्हें तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है? पोर्टल ट्रायड। समझ में आ गया? क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से पोर्टल ट्रायड के कौन कौन से भाग होते हैं, चौथा दे रखा है तो उपरोक्त सभी। और एक चौथा नाम देखिए, ये भी पूछ रखा है कि निम्न में से पोर्टल ट्रायड का भाग कौन सा नहीं है। चौथा जो ऑप्शन होगा वो किसका भाग नहीं होगा? पोर्टल ट्रायड। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। सुंदरता की हड्डी कौन सी होती है? क्लेविकल। वयस्क मानव में कुल हड्डियां सर 206। कितनी होती है? 206। सुंदरता का विटामिन भी होता है ई, है ना, ब्यूटी विटामिन भी बोलता है। तो क्लेविकल आपके अंदर है, ध्यान रखना। ये जो सुंदरता के पैमाने होते हैं ना, ये मानवों के लिए है, जानवर सारे सुंदर होते हैं, चाहे क्लेविकल हो चाहे क्लेविकल ना हो। लिखो इसके अंदर तीनों नाम लिखो, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन तथा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। नोट डाल के लिखो, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन तथा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन तथा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट आपस में मिलकर पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन तथा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट मिलकर पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? बुक्स में दे रखा है इसलिए बताया, बाकी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से। तुम्हारे से पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कुफ्फर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? यकृत की ही अगर बात करते हैं तो यकृत के अंदर लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेडिंग डालो, यकृत में लोब की संख्या। यकृत में लोब की संख्या।
हॉर्स के अंदर 3 है, डॉग के अंदर 5, कैटल के अंदर 4, पिग की अगर बात करते हैं तो 4 लार्ज प्लस 1 स्मॉल, और मुर्गी जी की अगर बात करते हैं फाउल जी की तो 2। क्या लोब मतलब अलग अलग भाग, जैसे अलग अलग हिस्से, जैसे लंग्स के अंदर पढ़ेंगे राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में 4 लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग में 3 लोब पाए जाते हैं, एपिकल, कार्डिक, इंटरमीडिएट और डायफ्रामेटिक। हृदय के अंदर 4 लोब नहीं होते, वहां पर कक्ष होते हैं। हाँ मतलब वही था, मैं भावनाएं समझ गया तुम्हारी। हाँ लिख लिया सबने? विश्व की सबसे संक्रामक बीमारी कौन सी है? विश्व की सबसे संक्रामक बीमारी कोरोना नहीं है, जुकाम है पागलों। कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, है ना, और वो कोरोना वायरस से ही होती है। किससे होती है? लेकिन उस कोरोना वायरस के अंदर, स्ट्रेन के अंदर कोई परिवर्तन आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया इधर उधर हो गई, है ना। तो जब आपको जुकाम होती है तो उस टाइम पे मास्क लगा के आना चाहिए। क्या लगा के आना चाहिए? मास्क लगा के आना चाहिए। आसपास वालों को भी जुकाम हो सकती है और दवाई लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। दवाई लेनी चाहिए थोड़ी सी आपको, है? नाम तो तुम जानते हो। चलो मजाक वाली बात तेरे। सिट्रेजिन लेनी चाहिए बेसिकली। लिख लिया सबने? यकृत की बातें यहां पर होती है, नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो, पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है, जबकि संग्रहण, सांद्रण तथा स्त्रावण तथा संग्रहण, सांद्रण तथा स्त्रावण पित्ताशय से होता है। पित्त का संश्लेषण यकृत से होता है, लेकिन अगर बात करते हैं संग्रहण की, स्टोरेज की, सांद्रण कंसंट्रेशन की और स्रावण सिक्रीशन की, ये तीनों ही किससे होंगे? पित्ताशय से। लिख लिया? पित्त की बातें यहां पर होती है। नेक्स्ट लिखो पित्ताशय, गाल ब्लेडर। नेक्स्ट लिखो पित्ताशय या गाल ब्लेडर। पित्ताशय या गाल ब्लेडर? लीवर के पास में ही पाई जाता है ये, क्योंकि यकृत का, पित्त का संश्लेषण कहां पर हो रहा है? यकृत से। तो यकृत से वो आकर स्टोर कहां पर होएगा? पित्ताशय से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में एब्सेंट होता है? घोड़े में अनुपस्थित। इसके अलावा अगर बात करते हैं, रेट यानी कि चूहा, डियर यानी कि हिरण और कैमल यानी कि ऊंट में भी नहीं पाया जाता, में भी अनुपस्थित होता है। कार्य की अगर बात करते हैं तो पित्त का, बाइल का संग्रहण, सांद्रण
तथा स्त्रावण करना। बातें नहीं रे। हमारे से पूछा जाता है बाइल पिगमेंट, इनको बोलते हैं पित्त वर्णक। फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है थोड़ा सा। दो नाम आते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नॉलेज थोड़ी सी अपडेट करेंगे आपकी। हमारे से पूछा था बाइल एसिड कौन सा होता है? पित्त अम्ल। कौन सा होता है? कोलिक एसिड। कौन सा एसिड? कोलिक अम्ल। हमारे से पूछा जाता है बाइल साल्ट, पित्त लवण। कौन से होते हैं? दो होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब बुक्स के अंदर इतने क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे एनाटॉमी से रिलेटेड जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आपको एनाटॉमी के अंदर मिलेंगे। यहां पर जो कुछ भी लिखा है हर एक क्वेश्चन है हर एक बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन पूछा आपसे सिर्फ यही जाएगा किसके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन फिर भी हमारे को इतनी लाइनें पढ़नी है हमारे को, बस यही फर्क होना चाहिए। तो ये दिक्कत है हमारे की, हमारे को सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। हमारे को मानव में भी इंटरेस्ट है कि ब्यूटी बोन कौन सी होती है, लेकिन क्या वो पूछी जाएगी? नहीं पूछी जाएगी, कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो आपको पता होना चाहिए क्या तो पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। आधी एनाटॉमी तो सिर्फ बुक वालों के चक्रों में पढ़ते हैं, सिर्फ इसी वजह से। तो पूछा क्या जाएगा कि किस में एब्सेंट होता है? रेट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हो क्या? हिरण पढ़ते हो क्या? ऊंट की एनाटॉमी पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते। आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाय, कुत्ता, सुअर, घोड़ा। निम्न में से गाल ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है? घोड़े के अंदर। क्लियर? उतारो ऐसे किसी। ज्यादा तबीयत खराब थी? क्या हो गया सर? क्या हो गया? लग रहा है कुछ हुआ है। दांत और जीभ थोड़ी पढ़ा अभी अपन ने। ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? पित्ताशय के बाद में हेडिंग डालोगे अग्नाशय।
अग्नाशय, अच्छा बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में बताना चाहूंगा कि आरबीसी का जीवन काल हमारे अंदर कितना होता है, 120 दिन। स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि 120 दिन बाद में आरबीसी कहां पर चली जाती है, स्प्लीन के अंदर। अब स्प्लीन के अंदर आरबीसी तो मर गई, तो हीमोग्लोबिन तो किसी काम का है नहीं। अब वो हीमोग्लोबिन किसी काम का नहीं है तो उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए स्प्लीन, ये जो हीमोग्लोबिन है इसको भेजता है लीवर के पास में। लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के अंदर। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन को डालता है पित्त के अंदर। पित्त आता है गालब्लेडर के अंदर। गालब्लेडर से सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट के होते हुए कहां पर पहुंच जाता है, डोडेनियम के अंदर, और फीसेस के साथ में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये इसका फैट है, मतलब हीमोग्लोबिन का होता क्या है वो। हेडिंग डालोगे अग्नाशय या पेंक्रियाज। अग्नाशय या पेंक्रियाज। पहला क्वेश्चन, अग्नाशय अंतःस्रावी होता है या बहिस्रावी होता है? सुनते जाओ पहले। बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों होता है। क्यों होता है? बहिस्रावी के रूप में इससे निकलती है अग्नाशय नलिका, पैंक्रियाटिक डक्ट, और इससे श्रावण होता है अग्नाशय रस का। किसका श्रावण? पैंक्रियाटिक जूस का। अग्नाशय रस के अंदर होते क्या क्या है, ये फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अपन। किसके अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस। और ये अग्नाशय नलिका भी कहां पर जाकर खुलती है? डोडेनियम में जाकर खुलती है। हमने कहा था बहिस्रावी ग्रंथियां वो होती है जिनके श्रावण के लिए नलिकाएं पाई जाती, और जिनसे श्रावण उस नलिका के द्वारा फिक्स जगह पर ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। अग्नाशय को बहिस्रावी ग्रंथि इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे अग्नाशय नलिका निकलती है, जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है, जो डोडेनियम के पाइलोरिक एंड अगर बात करते हैं तो डोडेनियम का भी जो स्टोमक से जुड़ा हुआ जो पोर्शन रहेगा उधर की तरफ जाकर ये ओपन रहेगी। तो अग्नाशय रस का श्रावण होने के कारण इसको कौन सी ग्रंथि माना जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि माना जाता है। अब बात करते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या पाए जाते हैं? लैंगरहैंस। इसको बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। द्वीप समूह पाए जाते हैं जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आती है अल्फा सेल्स, दूसरे नंबर पे आती है बीटा सेल्स, और तीसरे नंबर पे आती है गामा या फिर डेल्टा सेल्स। पहले नंबर पे कौन सी है? दूसरे पे? तीसरे पे गामा या फिर डेल्टा का कोशिका। अंतःस्रावी कार्य करी, इसका मतलब क्या पाए जाएंगे? हार्मोन। अल्फा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण होगा, बीटा सेल से इंसुलिन का, और गामा या डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। किसका? हार्मोन का।
स्त्रावण। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाते हो, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोमक में जाता है, फिर उसका पाचन होता है, पाचन के बाद में इंटेस्टाइन से अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होती है शुगर्स या शर्कराएं, और उसी शुगर का फिर क्या हो जाता है, अवशोषण। जैसे ही अवशोषण होता है, आपके शरीर के अंदर रक्त का स्तर बढ़ जाता है। रक्त का स्तर जैसे बढ़ता है, इंसुलिन हार्मोन आता है, और उस बढ़े हुए शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के लिए इस शुगर को भेज देता है उत्तकों के अंदर। किसके अंदर? उत्तकों के अंदर। जिससे रक्त के अंदर शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, कम। तो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंसुलिन हार्मोन। मान लो आपने खाना नहीं खाया, बाबू ने खाना नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, आपने नहीं खाया, तो रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो गया, कम। अब कौन आया? ग्लूकेगॉन। उत्तकों के अंदर पहले से शुगर भेजी हुई थी, उसको वापस किसके अंदर लेकर आया? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर रक्त का स्तर बढ़ गया। तो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए तो क्या चाहिए, और घटाने के लिए, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए दिक्कत नहीं, कर लोगे। इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ ही रहेगा, घटेगा नहीं। इसलिए क्या हो जाएगी? डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस। चाय कौन पिएगा आज? कौन है विनोद? चलो विनोद को ही पिलाएंगे। विनोद ला। अच्छा चल चलो, एक आइए रे यार, पीछे वाले को देना। पिलाएंगे, फिर विनोद को भी पिलाएंगे चाय। देखो इधर, ग्लूकेगॉन की अगर बात करते हैं तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना, रक्त में शर्करा के स्तर को घटाना, कौन? के स्तर को घटाना। और अगर इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन। तो चूंकि हार्मोन्स का श्रावण हो रहा है तो अंतःस्रावी है, और अग्नाशय रस का श्रावण हो रहा है तो बहिस्रावी है। आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कौन कार्य करता है? पहले भी लिखा था आपने, दोबारा लिखोगे? ऐसे कैसे? गुड मॉर्निंग बॉस, क्या हाल है?
क्या लिखा है? अग्नाशय बस नहीं है अभी, बस नहीं। अग्नाशय के बाद में लिखो स्प्लीन, प्लीहा। इसके नीचे लिखो ये वाला, जहां पे लिखा ना सोमेटोस्टेटिन, लिखो इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रण करना। सोमेटोस्टेटिन के नीचे लिखोगे ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना। ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना। ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना। ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना। न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे अपन, वहां पर नाम लेंगे पैराथो हार्मोन और कैल्सिटोनिन का। रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता कौन है और घटाता कौन है, नियंत्रित कौन करता है, वहां पर बात कर लेंगे। देखो इधर, नेक्स्ट लिखोगे स्प्लीन या प्लीहा। हेडिंग डालो स्प्लीन या प्लीहा। स्प्लीन या प्लीहा। लिख लिया? देखो इधर, स्प्लीन या प्लीहा को हीमोलिम्फ ऑर्गन भी कहते हैं। कौन सा ऑर्गन? हीमोलिम्फ ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण करता है, जबकि वयस्क में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना, निर्माण करता है। स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान, इतना बड़ा तो था ही नहीं जितना बड़ा तूने बोल दिया। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, मनुष्य के पैर के समान समान आकृति किसमें पाई जाती है? स्प्लीन की? डॉग में। और एक और पूछा था हंसियाकार प्लीहा, सिकल शेप स्प्लीन किसमें मिलेगा? हॉर्स के अंदर, घोड़े में। याद रखने के लिए दो बातें आपके लिए, पहला तो हीमोलिम्फ ऑर्गन और दूसरा है आरबीसी का, ये दोनों याद रखोगे आप। लिखो दोबारा थोड़ी लिखना है इसके अंदर, है ना।
हीम का मतलब है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। थ्रोम्बोसाइट कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी में भी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी रक्त की कोशिका लिख लिया। यहां पर हमारा प्लीहा भी होता है। हेडिंग डालो जीभ, टंग। जीभ या टंग। जीभ क्या काम आती है बोलने में? स्वाद के लिए। देखो इधर देखो रे, देखो बाद में लिख लेना। लिख लिया टंग? देखो इधर, जीभ की अगर बात करते हैं तो जीभ बेसिकली प्रीहेंशन, मैस्टिकेशन और डिग्लूटेशन। ये क्या होता है? प्रीहेंशन का मतलब होता है भोजन को उठाना, मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, और डिग्लूटेशन का मतलब होता है में सहायक होती है। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है हमारे से, स्पेचुला आकार की जीभ। तीसरा क्वेश्चन पूछा था ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार। हास्याकार जीभ के, स्पेचुला आकार की जीभ की अगर बात करते हैं तो, और इसमें मुर्गे के अंदर स्पेचुला छोटी चम्मच जिसकी गहराई कम होती है। नॉर्मल जो चम्मच होते हैं ना, जैसे रसोई के अंदर काम में लेते हैं, वो तो बड़ी होती है, इतनी बड़ी। एक छोटी चम्मच जो बेसिकली दवाई डालने के लिए इनके अंदर काम में आती है, उसको बोलते हैं स्पेचुला। उस स्पेचुला आकार की जीभ किसके अंदर पाई जाएगी? घोड़े के अंदर मिलेगी। जीभ के कार्यों की अगर बात करते हैं तो जीभ भोजन को उठाने में सहायता करेगी, साथ ही साथ चबाने के अंदर भी, और साथ ही साथ निगलने के अंदर भी। प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स की बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। भोजन को उठाने में सहायक अंग, इनको बोलते हैं प्रीहेंसाइल ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? प्रीहेंसाइल ऑर्गन। अगर बात करते हैं कैटल की, कैटल बफेलो, इनके अंदर कौन सी होती है? जीभ। अगर बात करते हैं घोड़े जी की, अपर लिप।
अगर बात करते हैं शीप, गोट और कैमल, तीनों के अंदर ही लिप्स। अगर बात करते हैं पिग की, स्नाउट। अगर बात करते हैं फाउल की तो बीक। अगर बात करते हैं कुत्ते जी की, इंसाइजर एंड टंग। और अगर बात करते हैं आपकी तो आप किससे उठाते हो भोजन को? पिछली बार तुम्हारे में से आधे से जीभ बोल रहे थे, ध्यान रख लेना। कैटल बफेलो की अगर बात करते हैं तो कैटल बफेलो के अंदर होंठ इतने ज्यादा मोबाइल नहीं होते हैं जितने ज्यादा मोबाइल जीभ होती है। तो चारा खाते टाइम भी देखोगे तो चारे को अंदर जीभ जाएगी, फिर चारे को पकड़कर मुंह के अंदर लेकर आएगी। अगर बात करते हैं हॉर्स की तो हॉर्स के अंदर लोअर, मतलब नीचे वाले होंठ के मुकाबले ऊपर वाले होंठ ज्यादा मोबाइल होते हैं, इसलिए अपर लिप लिखा है। अगर आपको अपर लिप लोअर लिप नहीं दे रखा है तो आप लिप्स ही करके आएंगे इसके अंदर। अगर बात करते हैं शीप, गोट और कैमल की तो इसके अंदर लिप्स। लिप्स का मतलब ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। पिग के अंदर स्नाउट, थूथन, जिसके अंदर कौन सी विसरल बोन पाई जाती है? ओस रोस्ट्रल पाई जाती है। फाउल की अगर बात करते हैं तो बीक या चोंच। कुत्ते की अगर बात करते हैं तो इंसाइजर। जैसे आप रोटी डालते हो तो वो मुंह से उठा के लेके जाता है दांतों के बीच में से, ठीक है। जबकि पानी पीता है किससे? जीभ की सहायता से। तो डॉग के अंदर इंसाइजर और टंग। आप सारे के सारे काम कर लेते हो किससे? हाथ से। दिक्कत है ना? लिख लो सर, लिख लो, कुछ नहीं रखा। बोल दो 10 मिनट बाद में फ्री हो जाऊंगा मैं, तब जवाब दे दूंगा, है ना। क्लास में बोल दिया कर, अरे मान जाएगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुझे लगता है ऐसा, है ना? होने से डरे मत तू इतना, इतना सा कहने से कहीं नहीं जाएगी। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। हाँ, अगर खोने का इतना ही डर है तो फिर तो खोलिए तुम न्याल, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। मेरे से ही पूछ ले, क्या हुआ? बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है।
सर रिपीट करो इसको। देखो सुनो रे, ये तो है जीभ के कार्य प्रीहेंशन, मेस्टिकेशन और डिग्लूटेशन। प्रीहेंशन का मतलब होता है भोजन को उठाना, डिग्लूटेशन का मतलब होता है निबलना, और मेस्टिकेशन का मतलब चबाना। इन तीनों के अंदर सहायता कौन करती है? जीभ। इसके अलावा अगर बात करते हैं आकार की, तो घोड़े के अंदर स्पेचुला आकार यानी छोटी चम्मच जैसे आकार की जीभ किसमें पाई जाती है? घोड़े के अंदर। इसके अलावा मुर्गे की अगर बात करते हैं तो मुर्गे के अंदर बीक होती है, बीक भी त्रिकोणाकार होती है, तो उस बीक की शेप की इसके अंदर क्या पाई जाएगी? जीभ। अच्छा, मुर्गे में जीभ पाई जाती है क्या? बता, पाई जाती है? सही सी देखी तूने? देखी कभी? नहीं देखी। पाई जाती है मुर्गी में जीभ, और ट्रायंगुलर शेप में रहेगी। इसके अलावा भोजन को उठाने में सहायक अंगों की अगर बात करते हैं तो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कर लेना, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? याद रखना, यही सुनना चाहते थे हम। चलो सुनो, 3 मिनट बच रही। अच्छा, एफएमडी का सीजन चल रहा है अभी। सुनो रे सुनो, फील्ड के अंदर कॉल आएगा आपके पास में, जिससे आ गया ना, आ गया से मतलब है कि डिपार्टमेंट वालों को नहीं, घर वालों को फोन आएगा। घर वालों को फोन आएगा कि खाना नहीं खा रही है, मुंह से लार गिर रही है, ये वाले सिम्टम अपने एफएमडी के हैं। अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है आपके पास में, तो घर वालों के लिए तो जहाँ पर तुमने डिप्लोमा कर दिया वहीं पे तुम डॉक्टर बन गए। घर वालों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी तो फोन करके पूछेंगे जरूर। अब फोन करके पूछेंगे तो ये तो कह नहीं सकते कि साहब हमारे को पता नहीं, हमको आता नहीं, अभी कच्चा डॉक्टर हूँ, पक्का डॉक्टर बाद में बनूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। तो फिर बताना उनको कि एफएमडी के केस के अंदर मुंह में छाले होना कॉमन टर्म है। आप मुंह के छालों को फिटकरी के पानी से धो सकते हो, यानी किसी भी सिरिंज के अंदर फिटकरी का पानी भरो और उस पानी से मुंह के अंदर पिचकारियां दो, तो छाले ठीक हो जाएंगे उसके अंदर। साथ ही साथ वायरल डिजीज है एफएमडी, बताइए आप सबको। वायरल डिजीज का एक खास बात ये रहती है कि जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उतना वो कंप्लीट करेगी, उसके बाद में अपने आप ही ठीक होगी। आप चाहे कितने एंटीबायोटिक लगा दो, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे जुकाम की अगर बात करते हैं तो जुकाम 7 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप गोलियां लोगे, टैबलेट लोगे तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। कितने सप्ताह में? 1 सप्ताह में। कहने का मतलब यही था, कहने का मतलब यही था कि वायरल डिजीज है, 7 दिन और 1 सप्ताह एक ही होते हैं, तो गोली लो चाहे मत लो, एक ही बात है, 7 दिन में ठीक होगी। तो मेन जो ध्यान रखना है हमारे को एफएमडी के अंदर, वो ध्यान रखना है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। खुरों के अंदर घाव अभी शुरुआत के अंदर होंगे नहीं, वो बाद के अंदर होंगे, तो अभी से खुरों के ऊपर लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का पानी डालना शुरू कर दो, और उसी पानी के मुंह में पिचकारियां भी देते रहो, तो ठीक हो जाएगा जानवर। और छोटे बच्चों के अंदर एफएमडी, पहले तो जानवर जितने एफएमडी हो उसको अलग रखना है, और बाकी जानवरों को अलग, चारा पानी सबका अलग ही करना है उसका। और छोटे बच्चों के अंदर एफएमडी हो गई ना, तो आप क्या भगवान भी जाए तो भी नहीं बचा सकता, वो तो जाएगा ही जाएगा। 3 महीने से छोटे बच्चे के अंदर अगर एफएमडी हो गई, आपको सिम्टम्स भी नहीं मिलेंगे, ना मुंह में छाले होंगे ना कुछ। अचानक से ओनर का फोन आएगा कि चारा पानी छोड़ दिया है, बुखार के अंदर निडल होकर पड़ा हुआ है, आप पहुंचोगे तब तक। पता है ना टाइगर हार्ट अपीयरेंस किस में पाई जाती है? मेडिसिन पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? अरे कॉलेज में तो पढ़ी होगी ना। टाइगर हार्ट अपीयरेंस किसमें? किसमें? रिंडरपेस्ट में। जेब्रा मार्किंग किसमें होती है फिर? अच्छा, टाइगर हार्ट अपीयरेंस कौन से रोग में पाई जाती है? अरे सुन लो रे, सुनो। टाइगर हार्ट अपीयरेंस, टाइगर की तरह धारियां हृदय के ऊपर कौन सी बीमारी में आती है? एफएमडी के अंदर। जबकि जेब्रा मार्किंग रिंडरपेस्ट के अंदर।